जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि ये हमारी गुरुत्वाकर्षण की सेकंड क्लास है और ये लास्ट है गुरुत्वाकर्षण में। इसके आगे अगला टॉपिक होगा। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं काफ़ी चीज़ें, और इधर आते हैं हम अगली टॉपिक यहाँ रखते हैं कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या है? अगर कोई बॉडी मतलब कोई पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा, उसी चक्कर को हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। अब ब्रह्मांड में बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे सूर्य हैं और बहुत सारे उसके ग्रह हैं। तो जो सूर्य हमारे पास है 7 ग्रह 8 ग्रह जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उस गति को क्या कहते हैं? चक्कर लगाता है तो एक स्पीड से लगाता होगा, उस स्पीड से जिस स्पीड से वो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं कक्षीय वेग। ठीक, ग्रहों का वेग जो होता है सूर्य के कक्षा में वो क्या होता है? कक्षीय वेग। और इसका आकार दीर्घवृत्ताकार होता है, हाँ, जिसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक, सॉरी पैराबोला बोलते हैं, क्या इंग्लिश का ध्यान नहीं, दीर्घवृत्ताकार होता है। और देखिए हमने सन बना लिया है, सन बना दिया है और इसके चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो यह हो गई कक्षा, और इस कक्षा में जो वेग है उसको कक्षीय वेग कहते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है VO ऑर्बिटल होता है। VO का मतलब वेलोसिटी इन ऑर्बिटल। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। √GM, M क्या है? मास ऑफ जो प्लैनेट है, ग्रह का द्रव्यमान, और R उसके ग्रह की त्रिज्या। ठीक, और G तो आप लोग जानते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर ये हम जान गए तो इसके पहले हमने पलायन वेग पढ़ा था। पलायन वेग में क्या पढ़ा था? पलायन वेग ध्यान से देख लीजिए, हमने पढ़ा था V स्केपेबल बराबर होता है √2GME/R। ठीक, तो हम यहाँ पलायन वेग और कक्षीय वेग में अनुपात जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये √2 बाहर कर दें तो ये इतना R ये इतना ज़्यादा है। कितना? इतना ज़्यादा है। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है? बस आप इतना जानना है, √2:1। ठीक, √2:1 जिसको बोलते हैं। और आगे चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा है, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। पोलर सैटेलाइट्स, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह सीरीज बात है। ऐसा जो पिंड है, जो उपग्रह, उस ग्रह उसको बोलते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाता। उपग्रह उसको बोलते हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है। तो उपग्रह सैटेलाइट का मतलब आप लोग समझते हैं, जो भी हम लोग जैसे इसरो जो लॉन्च करता है सारे वो सैटेलाइट, तो वो क्या करता है इसी कक्षा में अपना लॉन्च करता है, जिस विभाग का होता है उसी के अकॉर्डिंग लॉन्च करता है। तो पोलर सैटेलाइट क्या होता है? ये पृथ्वी के नज़दीक होता है और इसकी वेलोसिटी सैटेलाइट जो जैसे अर्थ हो गई हमारी, इधर हम अर्थ बना दें और उसके बाद यहाँ कहीं सैटेलाइट हमारा छोड़ दिया जाता है। इसमें ढेर सारे वो लगे होते हैं और ये क्या करता है? घूमता है इसके चारों ओर, किसके? अर्थ के। तो वो किस वेलोसिटी घूमता है? तो पोलर सैटेलाइट जो घूमेगा वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत तेज। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर। ध्यान से समझिए, 8 मीटर नहीं बोल रहे हम, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये इस वेलोसिटी से जब घूमता है तो कितना देर में चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का? 84 मिनट में। कितने मिनट में? 84 मिनट में ये पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी कितनी बड़ी है और 84 मिनट में सैटेलाइट हमारा चक्कर लगा लेता है। और 50-40 मतलब 5040 सेकेंड भी इसको बदल सकते हैं। तो ये होता है पोलर सैटेलाइट, जिसको ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। इसको मौसम की जानकारी के लिए हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक, और उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगला है। और ये भू स्थिर उपग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं। और इस उपग्रह का जो वेलोसिटी होता है 3.14, मतलब ये भी काफ़ी तेज है। 3.14 किलोमीटर 1 सेकेंड में। कितना जाता है?
3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और ये 24 घंटे में क्या होता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, और ये इसकी दूरी कितना होती है, मतलब पृथ्वी से जब सतह से जो लॉन्च की जाती है और ये कितनी दूरी पर रहता है, 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, पृथ्वी के सतह से 36,000, ये 36,000 हाइट पे रहता है। ठीक, 36,000 हाइट। और इसकी जो चक्कर होता है इसका पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व का मतलब होता है वामावर्त, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक, पश्चिम से पूर्व ऐसे वामावर्त ए, मतलब आप यहाँ देख लीजिए, ये ऐसे घूमेगा तो दक्षिणावर्त, ऐसे घूमेगा वामावर्त। इसको पश्चिम से पूर्व भी बोलते हैं, वामावर्त को। ठीक, अब तो ये हो गया। और ये दूरसंचार में यूज होता है, जैसे हमारा जो मोबाइल काम करता है इसी सैटेलाइट पे काम करता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे ये काम करता है। और ध्यान दीजिए, ये दूरसंचार पे काम करता है। फिर आगे आते हैं, ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा इंट्रो बताना रहता है। द्रव्यमान केंद्र, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप समझिए इसको, और ये समझना ज़रूरी है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक, मतलब कोई भी बॉडी इसमें द्रव्यमान है, उसका सेंटर जो होता है वही द्रव्यमान केंद्र होता है। अब सेंटर कैसे होता है, जैसे रेगुलर बॉडी है, जैसे हमने यहाँ एक बॉडी बनाई है और ये बॉडी किस स्क्वायर शेप की है, ऐसे मान लो ये सॉलिड रहती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, जब रेगुलर शेप की बॉडी रहेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड में रहेगा। जैसे स्क्वायर डब्बा, जैसे आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब, ठीक, चाक का डिब्बा जैसे होता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे गोटियाँ होती लूडो की, तो वो क्या होता है, क्यूब शेप का होता है। तो उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, उसके बीच में इनके जो डायगोनल के कटान बिंद आएगा, यहीं बीच में आएगा। ये तो हमने 2D बनाया था, इसीलिए ऐसे बना दिया। तो ये सेंटर ऑफ मास बीच में, जैसे कोई बॉल है, सॉलिड बॉल है, मतलब भरतू पूरा भरा होगा, उसका भी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। ये राड है, राड जैसे ये हमारा वो हो गया, इसका सेंटर मास कहाँ रहेगा, बीचों बीच। ये ट्रायंगल है, इसका सेंटर मास बीच में नहीं है, देखो यहाँ किनारे हो। और ये देखो इरेगुलर शेप की बॉडी है, इसका सेंटर मास जैसे अगर इसका देखें बीचों बीच तो यहाँ आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो सेंटर ऑफ का मास का मतलब होता है कि बॉडी जहाँ पर संतुलित होती है, जहाँ उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। अगर यहाँ से हम धागा बांध के लटका दें तो ये बैलेंस रहेगी, यहाँ से हम धागा लटका दें तो ये भी बैलेंस रहेगा। राड पे यहाँ धागा लटका दें तो यहाँ से बैलेंस रहेगा, ट्रायंगल में यहाँ लटकाएंगे, यहाँ बैलेंस ऐसे खड़ा रहेगा। अगर यहाँ लटका देंगे तो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास पे ही सारा पॉइंट केंद्रित होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी हो उसके बेस की तरफ शिफ्ट होता है, बॉडी ज़्यादा स्टेबलिश होती है। स्टेबलिश का मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास एक हम फिगर बनाते हैं, जैसे हमारे बचपन में खिलौना आता था, आपके भी बचपन में आ रहा है, ऐसे खिलौना होता था, और यहाँ क्या होता था, ये बड़ा सा खूब होता था और यहाँ सॉलिड भर दिया जाता था। ठीक, अब इसको हम क्या करते थे, किसी भी शेप का दे दिया जाता है, गुड्डा गुड़िया कुछ भी बना दिया जाता था। इसको क्या करते थे, हम लुढ़का देते थे। लुढ़काने के बाद कैसे भी हो हिल डुल के वो क्या करता था, सीधे खड़ा हो जाता था। हिल डुल के क्या करता, सीधे खड़ा हो जाता था। तो यहाँ क्या होता है, मास ज़्यादा भरा जाता था, यहाँ मास ज़्यादा होता था इस और जगह के कंपेयर में। तो जैसे सेंटर ऑफ मास बेस पे मतलब नीचे शिफ्ट होगा तो बॉडी ज़्यादा स्टेबलिश होगी। अब इसको चाहे जैसे धक्का दे दें, हिल डुल के क्या होता था, अपने ही पोजीशन में खड़ा हो जाता था। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ थोड़ा सा लिखे थे, जब सेंटर ऑफ मास आधार की ओर शिफ्ट होता है तो अधिक संतुलन में होता है।
ठीक, समझ में आ रही बात। और सेंटर ऑफ मास के उदाहरण कुछ होते हैं, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पे अगर सीधे चढ़ेंगे, ये पहाड़ है और इस पे कोई बॉडी सीधे हो जाए तो गिर जाएगी। तो पहाड़ पे चढ़ते समय आदमी क्या होता है, पहाड़ की ओर झुक जाता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शरीर से होकर पास होना चाहिए। अगर शरीर से, बॉडी से दूर पास हो गया तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा। तो पहाड़ पे चढ़ना हुआ, सीढ़ी पे चढ़ना हुआ, और जैसे कोई आदमी बोरा ले लिया रहता है, बोरा मतलब बोरी जिसमें अनाज भरा जाता है, तो जो मजदूर होता है ऐसे फेंकता है अपने ऊपर और उसके बाद ऐसे नहीं चल देता, नहीं तो वो बैलेंस ही नहीं कर पाए, गिर जाए। तो क्या करता है, उस भार को अपने ऊपर टिल्ट करके हल्का सा सेंटर ऑफ मास क्या करता है, अपने बॉडी के बीचों बीच या ऐसे जगह शिफ्ट करता है जिसमें वो चला जाए। तो सेंटर ऑफ मास का ही खेल है बोझ उठाने में भी। सेंटर ऑफ मास अगर बाहर गया तो आदमी गिर जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगी बॉडी। ठीक, सीढ़ी पे चढ़ने पर पीसा की मीनार, पीसा की मीनार के बारे में आप लोग सुने होंगे। पीसा की जो मीनार है वो क्या है, हल्का सा ऐसे सीधे नहीं खड़ी है, हल्का सा झुकी है। तो उसको डिजाइन ऐसे किया गया कि वो झुकने का कारण है कि ये इसका मास इधर ज़्यादा शिफ्ट है। जैसे ये हम खिलौना अगर ऐसे है, हल्का सा ऐसे टिल्ट हो जाए तब भी ये स्टेबलिश रहेगा, ये सीधा हो जाएगा। अगर यहाँ बेस को फिक्स कर दिया जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, नीचे ज़्यादा है। तो पीसा का मीनार भी सेंटर ऑफ मास का उदाहरण है। ठीक, हमको लगता है आप लोग सेंटर ऑफ मास आराम से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर जाती है तो बॉडी असंतुलित हो जाती है, मतलब गिर जाती है, मतलब वो संतुलन में नहीं रहता, अपनी पोजीशन बदल देगी। जैसे इंसान का सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी से चला गया, पहाड़ पे चढ़ रहा है, सीधे हो गया और गिर जाता है, अपने आप को बैलेंस करता है। ठीक, कभी कभी छोटे बच्चे दादाजी के साथ घूमते रहते हैं, उनको खींचते हैं कस के और झटके में गिरने की कोशिश करते हैं, तो उसको डांटते हैं। तो इसका मतलब वो जैसे खींचते हैं हल्का झुक जाते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर जाने लगता है, तो वो अनबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो फिर अपने पोजीशन में लाने के लिए उसको डांटते हैं, छोड़ता है, फिर वो तो सेंटर ऑफ मास का ही खेल है। ठीक, आइए चलते हैं लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। ध्यान से समझिएगा, लिफ्ट सब लोग हमारे हिसाब से सब लोग लिफ्ट में बैठे होंगे और उसका अनुभव लिए होंगे। जो नहीं बैठे हैं वो भी समझ लें। लिफ्ट एक तरह का बंद हुआ डिब्बा होता है ऐसे। ठीक, उस डिब्बे में दरवाज़ा होता है और दरवाजे में घुस के आदमी यहाँ खड़ा हो जाता है। ठीक, खड़ा हो गया और डब्बा बंद है। डब्बा बंद है तो लिफ्ट का काम होता है नीचे से ऊपर ले जाना, ऊपर से नीचे लाना, बस इतना काम होता है। लिफ्ट का मतलब वो सामान भी जा सकता है, इंसान भी जा सकता है, कुछ भी चीज़ें उसमें जा सकती हैं, उसको लिफ्ट मतलब उठाना, इसी से बना है। तो उठाता भी है, गिराता भी है चीज़ें। ठीक, तो लिफ्ट में दो केस होता है। ठीक, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। ठीक, इन दोनों केस से मिलकर कई केस बने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट का मोशन मूविंग अपवर्ड, या तो ऊपर की ओर जा रही है या तो मूविंग डाउनवर्ड या नीचे की ओर आ रही है। ठीक, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जो लोग ध्यान दीजिए लिफ्ट में बैठे होंगे तो वो अनुभव किएंगे जैसे हम ऊपर के ओर जाते हैं तो हमको बहुत कंफर्ट फील होता है। ठीक, सबसे आसान तरीका जो बड़ा वाला झूला आता है मेले में, अगर आप लोग झूले होंगे तो जब झूला ऊपर की ओर जाता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे टॉप पे पहुंचता है तब तक अच्छा लगता है, और जैसे वो फेंकता है नीचे, मतलब जैसे नीचे जाता है तब आपको अलग फीलिंग आती है। तो जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही, मतलब झूला भी ऊपर की ओर जा रहा है, बात एक ही है। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही तो उसमें दो केस होते हैं, या तो लिफ्ट की स्पीड सेम है, कहीं बदल नहीं रही है, सेम मतलब समान वेग है, मतलब यहाँ जैसे लिफ्ट यहाँ चली जमीन से, यहाँ जो वेग है वहाँ यहाँ पहुँचने पे भी वही वेग है, यहाँ भी वही वेग है, यहाँ भी वही वेग, मतलब हर जगह वी है। तब क्या होगा, जब वेग समान होता है तो एक्सीलरेशन नहीं होता, मतलब त्वरण नहीं होता। ठीक, तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी तो उसका फार्मूला होता है लिफ्ट में बैठे आदमी का ऊपर जाने का, W बराबर mg होता है, लेकिन जब त्वरण उसमें जुड़ जाता है तो A और जुड़ जाता है ma। ठीक, तो ये G के साथ A जोड़ दिए, m कॉमन ले लिए, तो ऊपर जाने का प्लस A होता है
और नीचे जाने का -a होता। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रही है तो त्वरण a एक समान वेग से u बराबर v, क्योंकि त्वरण जो होता है, त्वरण का फार्मूला होता है a बराबर v माइनस u अपान t, और तो v और u समान है तो v बराबर v रख सकते हैं, तो ये 0 हो गया, और t तो ये a बराबर 0 हो गया अगर एक समान वेग से जा रही है, मतलब स्पीड नहीं बदल रही है। तो ये एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये w बराबर mg, मतलब अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही तो आपको लगेगा कि हमारा जितना वेट था उतना ही है। ठीक, आपको फील ही नहीं होगा कि हम कहीं बैठे हैं। ठीक, ऐसे ही एक समान वेग से नीचे आ रही है तब भी नहीं फील होगा कि आप कहीं बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा हम लिफ्ट में हैं या कहीं और हैं। ठीक, तो उसमें भी वही होगा, a बराबर 0 हो जाएगा तो mg हो जाएगा। तो ये दोनों क्या समझ गए, या तो कोई वेग ना चेंज हो, ऊपर जाए या नीचे आए, आपको भार जितना ऐसे फील हो रहा था अर्थ पे वैसे लिफ्ट में फील होगा। लेकिन मामला कब गड़बड़ होता है, जब एक समान त्वरण, यहाँ स्पीड कुछ थी, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड बढ़ गई, एक समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तब क्या होगा, W बराबर mg प्लस a, मतलब अगर इसको पूरा लिखेंगे तो mg, ये तो पहले था और लिफ्ट में ऊपर जाने के कारण, और तो क्या आप ज़्यादा वजन फील करेंगे। लिफ्ट अगर a त्वरण से ऊपर जा रही है तो आप ज़्यादा वजन फील करेंगे। ठीक, अगर लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है तो ज़्यादा वेट करेंगे, फील करेंगे, और यही लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो आप क्या फील करेंगे, a माइनस जी से, तो यहाँ देखो W बराबर mg माइनस ma, मतलब ये माइनस हो गया, तो कुल मिला के आप अपने वेट से हल्का फील करेंगे। क्या करेंगे, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो आप अपने वेट से क्या करेंगे, हल्का फील करेंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक की हमारी कहानी हो गई। ठीक, अब देखिए कुछ केस और बनते हैं, कुछ केस और क्या बनते हैं, कुछ केस और ऐसे बनते हैं कि जब भी लिफ्ट में आप बैठे हों और रस्सी टूट जाए, एकदम फ्रीली आप गिर रहे हैं हवा में, कोई भी चीज़ हवा में जब फ्रीली गिरती है तो उसको ऐसे फील होता है कि हमारा कोई वेट ही नहीं है। क्योंकि तब a बराबर g हो जाता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण और एक्सीलरेशन दोनों का मान सेम हो जाता है, और इधर a की जगह हम g लिख देंगे तो g माइनस जी 0 हो जाएगा, तो आपको भार शून्य, W शून्य। जब शून्य तो मतलब आप क्या, जब a बराबर g तो भारहीन फील करेंगे। क्या करेंगे, भारहीन, ऐसा लगे भारी नहीं है। इसीलिए झूले में जब ऊपर से नीचे फेंकता है तो ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, मतलब कम वेट फील कर रहे हैं। ठीक, और एक केस और बनता है लास्ट में, अगर लिफ्ट में जो त्वरण है a का मान क्या हो, नीचे आ रही हो, और a का मान g से ज़्यादा हो, क्या हो, g से ज़्यादा हो। ई कब का इसे होगा, क्या बॉडी को ऊपर से कोई छोड़ दे, लिफ्ट ऐसे छोड़ दे टूट जाए, ऐसे में नहीं होगा। अगर लिफ्ट में या ऐसे ही कोई बॉडी को हम क्या करें, फोर्सफुली फेंक दें, बहुत तेज़ वेलोसिटी फेंक दें, उसमें अपने से एक्सीलरेशन डाल दें, मतलब बॉडी को छोड़ा नहीं गया, फेंका गया है, तब a का मान, एक्सीलरेशन त्वरण का मान g के मान से ज़्यादा होगा, और तब आपको ऐसा लगेगा लिफ्ट में जब बैठे होंगे, लिफ्ट को कोई किंग कॉन्ग जैसा जानवर पकड़े और फेंक दे। ठीक, तो उसमें क्या होगा, किंग कॉन्ग जैसे बड़ा जानवर पकड़ के उसको फेंक दे, तो छोड़ा नहीं गया, वो क्या किया, फेंका गया है, तो उसमें त्वरण a का मान ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो आप जानते हैं क्या करेंगे, आप लिफ्ट में नहीं रुके रहेंगे, आप भारहीन भी नहीं फील करेंगे,
आप लिफ्ट की छत में जाके लड़ जाएंगे। लिफ्ट के ये जैसे यहाँ इंसान है, इसकी मुंडी यहाँ लड़ जाएगी, मुंडी कहाँ जाएगी, यहाँ, मतलब आप छत में लड़ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और वहाँ आप अपने भार का भार निगेटिव हो जाता है, वहाँ उल्टा लाइन है, जैसे पृथ्वी की ओर खींच रही है ना, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, भार निगेटिव का मतलब क्या होगा, माइनस में कोई चीज़ हो जाएगी वेट ना। जैसे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तब वो अपनी ओर नहीं खींचेगी, आप उल्टा उसके जाएंगे, ठीक। जितनी तेज से वो खींच पा रही थी वो नहीं खींच पा रही है, आप उस वेलोसिटी से ज़्यादा ऊपर हैं, समझ रहे हैं। तो लिफ्ट की छत से आप टकरा जाएंगे जब आपको एक फोर्स से फेंका जाए, मतलब ए का मान जी से ज़्यादा हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।